नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। शाम के 5 बजे देश के बेस्ट डिबेट शो में आपका स्वागत है। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। 3 दिन पहले कानपुर में एक प्रयोग जैसा दिखा। मैं प्रयोग इसलिए कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं वो आपको बताता हूं। कानपुर हिंसा से पहले एक मीटिंग होती है। 141 ग्रुप में 141 व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस जाते हैं। पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि ऐसे करीब 16,000 मैसेज सर्कुलेट हुए। फिर पत्थर की डिलीवरी होती है, उसके भी सबूत दिखने शुरू हो गए। फिर पत्थर चलने शुरू होते हैं। लेकिन प्रयोग करने वाले भूल गए कि ये वही यूपी है और यहां वही योगी है। आज कानपुर हिंसा को लेकर एक एक बात आपके सामने रखूंगा, सबूत दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात साफ कर देता हूं, डिबेट और स्टोरी हिंदू मुसलमान की नहीं है। स्टोरी दंगाइयों की है जो देश को बदनाम कर रहे हैं, देश में माहौल बिगाड़ रहे हैं, जो यूपी को बदनाम कर रहे हैं, जो योगी शासन को बदनाम कर रहे हैं, जो मोदी शासन को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे लोग मुट्ठी भर हैं और उन्हें एक्सपोज करना बेहद जरूरी है। तो आज राष्ट्रवाद में सबूत दिखाऊंगा और उन पर चर्चा करूंगा। अब आपको एक एक करके सबूत दिखाता हूं। सबसे पहले सबूत नंबर 1 देखिए। 40 लोगों की तस्वीर यूपी पुलिस ने जारी की है। पुलिस के मुताबिक ये वो उपद्रवी हैं जिन्होंने कानपुर हिंसा के दौरान पत्थर चलाए, पेट्रोल बम फेंके। एक एक का चेहरा दिख रहा है और उस इलाके के जो लोग हैं उनके लिए, अगर ये स्थानीय लोग हैं तो पहचानना बहुत मुश्किल नहीं होगा कि कौन कौन है। माहौल बिगाड़ने की भरसक कोशिश की गई। कानपुर पुलिस ने एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है, 9454403715, जिसमें इन लोगों के बारे में जानकारी दी जा सकती है। इनके पोस्टर लगने भी शुरू हो गए। इसमें से किसी को आप भी पहचानते हैं तो इसके बारे में कानपुर पुलिस को तुरंत बता सकते हैं। अब सबूत नंबर 2 आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर हयात हाशमी की है जो आपकी स्क्रीन पर है। हयात 140 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव था। हयात पर यह भी आरोप है कि इसने सुनियोजित बंद को लेकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि क्या हयात हाशमी ने लोगों को हिंसा के लिए भड़काया। फिलहाल इस मामले में पूछताछ चल रही है। अब सबूत नंबर 3, यह वीडियो बहुत कुछ कहता है जो अब आपके स्क्रीन पर है। इस वीडियो में हयात है वो बताया जा रहा है। पहले इसे सुनिए, क्या बातचीत हो रही है। हालांकि साउंड बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में कानपुर में कैसे बंद हो, कैसे प्रोटेस्ट हो, इंतजाम क्या किए जाए, इसके बारे में बात हो रही है। एक बार सुनिए। तो हम उम्मीद करें आप हजरात से कि ये जुमा का दिन जो बंदी का दिन है, आप तारीफ करते हैं। अल्लाह ताला करम की बारिश फरमाए। हम बंद करेंगे और बंद करवाने की कोशिश भी करेंगे। तो हम उम्मीद करें आप हजरात से कि ये जुमा का दिन जो बंदी का दिन है, आप तारीफ करते हैं। आप बंद भी करेंगे और बंद भी करवाएंगे, ये बैठकर वहां कहा गया। लेकिन बंद करवाते करवाते हालात क्या बने वो भी आपने देखा। इसमें कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड हयात हाशमी का चेहरा भी दिख रहा है। हालांकि अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है। पुलिस की फॉरेंसिक टीम इसकी विवेचना कर रही है। अब सबूत नंबर 4 आपको दिखाता हूं। व्हाट्सएप चैट जो पुलिस की जांच में सामने आए हैं, उसमें क्या लिखा है वो भी आपके सामने रखता हूं। इसमें लिखा है कि इंशाल्लाह थोड़ी देर में रहमानी मार्केट बंद होगा, वीडियो भी आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे चैट हैं। इस बात को ये साबित करते हैं कि साजिश सुनियोजित थी, बंद कराना था, वीडियो भी डालना था। और कानपुर हिंसा के बारे में आपको खबर हो तो विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ दुकानों को जबरन बंद करवाने की कोशिश हुई। अब जो सबूत नंबर 5 बताया जा रहा है कि कानपुर के डिप्टी पड़ाव इलाके का एक पेट्रोल पंप है जहां से सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है। इस वीडियो में एक शख्स बोतल में पेट्रोल भरवाता दिख रहा है। कानपुर हिंसा में कई जगह पेट्रोल बम का इस्तेमाल हुआ। पेट्रोल कहां से आया, इसकी जांच के दौरान पुलिस को यह वीडियो मिला। मतलब 3 जून को क्या करना है उसकी तैयारी पहले से हो रही थी। अब सबूत नंबर 6, ठेले पर पत्थर की डिलीवरी। कानपुर हिंसा से ठीक पहले उपद्रवियों ने आसपास के इलाकों से पत्थर जुटाए। कई ठिकानों पर पत्थर जमा हुए। 3 जून को इन पत्थरों से दूसरे पक्ष पर पुलिस पर अटैक किया गया, यह भी कहा जा रहा है। अब जो आप सीक्वेंस देखने जाएंगे तो क्लैरिटी है या कोई कंफ्यूजन है आपके दिमाग में। पहले स्क्रिप्ट लिखी गई, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस सर्कुलेट हुए, फिर पत्थर जुटाए गए, फिर पेट्रोल बम,
फिर अलग अलग लोगों को हिंसा करवाने का काम सौंपा गया, फिर कानपुर को जलाने और हिंसा करने की शुरुआत। और फिर भी कहा जाता है कि ये लोग डरे हुए हैं। यूपी में अब एक्शन की शुरुआत हुई है तो पूरा इकोसिस्टम आ जाएगा कि बेगुनाहों को दबाया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आप करौली दंगा उठा के देख लीजिए, दिल्ली की हिंसा देख लीजिए, आप भरूच गुजरात में हिंसा देख लीजिए, मध्य प्रदेश के खरगोन की हिंसा देख लीजिए, हर जगह एक जैसी स्क्रिप्ट है कि व्हाट्सएप पर मैसेजेस जाना, पत्थर मिलना, पेट्रोल बॉम्ब मिलना या बोतलें फेंकी जाना, कुछ कुछ चीजें हर जगह मैच करती हैं और हर जगह पीएफआई का एंगल भी निकल आता है। कानपुर में भी पुलिस की जांच में पीएफआई, एसडीपीआई, सीएफआई सब एंगल से जांच की जा रही है। ऐसे में राष्ट्रवाद में आज का सवाल है कि करौली, दिल्ली, कानपुर हर जगह हिंसा की स्क्रिप्ट एक जैसी क्यों लगती है? कानपुर हिंसा से पहले 16,000 चैट सीक्रेट बैठक में क्या हुआ? पत्थर कौन चलाएगा, पेट्रोल बम कौन फेंकेगा, क्या ये सब पहले से तय था? बार बार हिंसा में पीएफआई का लिंक क्यों मिलने लगता है? इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर रिजवान अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वकील हैं। अब निजेश अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई, इस्लामिक स्कॉलर जुड़ रहे हैं और हाफिज गुलाम सरवर, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिजवान भाई, ये जो अभी तक की जांच में आया है और उसको अगर हम कनेक्ट करने बैठे, जो करौली में हुआ या दूसरी दिल्ली में हुआ दूसरी जगह, वही पत्थर, वही बोतलें, वही व्हाट्सएप चैट और वैसी ही भीड़, क्या आपको लगता है ये सब कनेक्टेड है या इत्तेफाक है? जी, जय हिंद, वंदे मातरम। थोड़ा सा फर्क है। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपकी कमेंट्री सुन रहा था। बता दूं, आपने कहा ये मुट्ठी भर लोग हैं। नहीं, लोग तो मुट्ठी भर ही हैं। अगर 1000 लोग भी हुए, 2000 लोग भी हुए, 3000, तब भी मुट्ठी भर माने जाएंगे बड़ी आबादी को देखते हुए। लेकिन इन मुट्ठी भर लोगों का शांतिपूर्ण तरीके से, पैसिवली एंड टैसिटली इनका समर्थन करने वाले कितने लोग हैं, जांच और शोध का वो विषय है जो इनको ऊर्जा देते हैं, जो इनको हिम्मत देते हैं, जो पत्थर चलाने के बाद चिल्लाते हैं कि मुसलमानों पर, माइनॉरिटी पर जुल्म हो रहा है और विक्टिम कार्ड प्ले करने में मदद करते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। तो इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो लोग हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इंसाफ का प्रतीक हुआ करती थी वो औरत, वो देवी, वो आंखों पे पट्टी बांधी हुई, हाथ में तराजू ली हुई, सबको याद है, सबको मालूम है। मेरे हिसाब से इन लोगों के लिए अब इंसाफ का प्रतीक हो गया है एक हाथ बनना चाहिए, इतना इतना हाथ में पत्थर लिए हुए, कि अब देश में इंसाफ पाने का यही तरीका है। एक लोगो बनना चाहिए, एक हाथ, और उसमें एक पत्थर उछालते हुए या पकड़े हुए। करौली और बाकी खरगांव की जो घटनाएं हुई उससे ये थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि आपने मुझे एज अ लॉयर इंट्रोड्यूस किया, तो जो रिटेलिएशन होता है और जो प्रोवोकेशन होता है उसका टाइम देखा जाता है कि प्रोवोकेशन के कितनी देर बाद आपने रिटेलिएट किया। तो भाई वहां पर कहा गया कि रामनवमी का जुलूस निकला, एकदम नारेबाजी करी, बदतमीजी करी, हम एकदम भड़क गए और 1 मिनट, 1.5 मिनट, 4 मिनट के अंदर हमने पत्थर मारने शुरू कर दिए कि भाई घर के सामने कोई खड़े होकर तुम्हें गालियां देगा तो तुम पत्थर नहीं मारोगे। यहां थोड़ा सा फर्क है। उन किस्सों में ये व्हाट्सएप चैट्स एंड ऑल इतनी सामने नहीं आई थी, लेकिन यहां आई हैं। तो ये हल्का सा फर्क है कि यहां पर प्रोवोकेशन था नहीं। किसी मुसलमान को निपुर ने जो बोला या जिस तरीके से बोला वो बुरा लगा, माना मैंने, लेकिन प्रोवोकेशन नहीं था। प्रोवोकेशन क्रिएट किया गया 2-3 दिन, 96 आवर के अंदर। तो दोनों में फर्क है, इन दोनों बातों में। ठीक है सरवर साहब, क्या आपको 1 मिनट आ रहा हूं सर? अच्छा ठीक है, आप बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। जी जी, नहीं, मुझे एक बात बड़ी अजीब लग रही है कि पत्थर जमा हो रहे हैं, 16,000 मैसेजेस जा रहे हैं, 140 ग्रुप में जा रहे हैं, और भाई बड़े माफी के साथ बोलूंगा, ये बात शासन प्रशासन को पता नहीं चल रही। ये मुझे बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात लगती है। नहीं, आश्चर्य नहीं, प्रशासन से भी सवाल है कि भाई आपको क्यों नहीं पता। और दूसरी बात, अगर देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो पीएफआई को कब बैन करेंगे? आप उनके अकाउंट सीज कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, हर जगह उसका नाम निकल कर आता है, तो उसको बैन कीजिए। दिक्कत क्या है?
सरवर साहब मुझे ये बताइए, ये जो कनेक्शन एक जैसा दिखने लगता है, हर जगह इंस्टेंटली पत्थर आ जाते हैं, हर जगह इंस्टेंटली पत्थर चलने लगते हैं, हर जगह पत्थर चलाने वाली भीड़ भी अचानक से आ जाती है, ये कैसे हो रहा है? क्या ये हर बार इत्तेफाक हो रहा है या फिर ये सोच समझ के हो रहा है और बड़ा खतरनाक है देश के लिए? सुशांत जी, बहुत दिनों के बाद आज आपके शो में आया हूं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि लगातार मैं लोगों से कह रहा हूं कि मेरे नाम के आगे इस्लामिक स्कॉलर न लगाया जाए, क्योंकि मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं, मैं सोशल वर्कर हूं। सड़क पर धरना प्रदर्शन आंदोलन करता हूं और विशेषकर जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ता हूं। लोग जानते हैं हमें। अभी भी मैं जंतर मंतर से लौट के भाग के आया हूं और बाय रोड बाइक से आया हूं। ये अच्छा, एक बात बताइए, आप चूंकि सोशल वर्कर और आप खुद कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, कितने धरने प्रदर्शन आपने किए? मैं लगभग अब तक 700 से 800 प्रदर्शन धरने 700 से 800 प्रदर्शन कर 700 से 800 प्रदर्शन कर चुके हैं। किसी में पत्थर चलाया है? मैं कह रहा हूं कि मेरा जो रिकॉर्ड देखना हो पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने में जाकर देखेंगे। और कई बार धरने पर बैठा हूं। पत्थर चलाए हैं सर? नहीं चलाए ना? मैं कह रहा हूं ये तो लोग देखेंगे। मैं असल मौजू पर आ रहा हूं। नहीं, मैं मौजू पर ही हूं सर। मैं आपका कोई इंटरव्यू थोड़ी ले रहा हूं। मैं बस नहीं चलाया ना, बस यही मैं जानना चला है ना चलेगा कि 700-800 धरने का रिकॉर्ड करने वाले मेरे फेसबुक पेज पर वो लोग जाके देख सकते हैं। मैं मान गया। अरे मैं आपको क्यों बोलूंगा? अगर आप झूठ होने वाले होंगे, बोलने वाले होंगे तो बुलाऊंगा ही नहीं। मैं कह रहा हूं 700-800 धरने करने वाले व्यक्ति ने एक बार पत्थर नहीं चलाया, लेकिन हर बार जब ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं वहां पत्थर चल जाता है। क्या ये इत्तेफाक हो सकता है? नहीं, अब मैं आ रहा हूं असल सब्जेक्ट पर। ठीक। सबसे पहले इस देश में एक नई बीमारी जो अब बिल्कुल जड़ पकड़ रही है, उस पर काम मुसलमानों को करना चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूं, लगातार मैं कह रहा हूं, और 4 साल से मैंने CANRC के समय से कहना शुरू किया, जब दिल्ली की जामा मस्जिद में जुमा के दिन एक नया लीडर उभरता हुआ गया और उसने हंगामा खड़ा किया और सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई और क्या क्या हुआ वो दृश्य आप लोगों को याद है। ठीक। मैंने कहा जुमा का दिन जामा मस्जिद और जुमा के दिन की नमाजी यानी जुम्मन मियां, जिसको हम लोग आपस में बात करते हैं जुम्मन मियां, इसका इस्तेमाल बड़ी चालाकी से मुस्लिम वो संगठन जिसको जल्दी में सक्सेस होने का मतलब भूख है, हम लोगों ने आज तक, मैं कितना 100 बोला धरना वो भूल गया हूं, 700 लेकिन लगभग उससे कम नहीं किया हूं। हाँ। 2010 से कंटिन्यू इस काम में लगा हूं। आज तक हमने जुमा के दिन का इस्तेमाल, मदरसे मस्जिद का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि सामाजिक काम करना है। ये जो जुमा का इस्तेमाल होता, पहली बात जो मेरी आपत्ति है कि जुमा के दिन का इस्तेमाल क्यों? अगर आप बहुत बड़े संगठन के मालिक हैं तो संडे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कहीं और कर लीजिए। फिर एक कॉमन जगह है, हर जगह शहर में भी एक जगह बना दिया गया है जिसको कोप भवन भी आप कह सकते हैं, जैसे जंतर मंतर है। लखनऊ में भी एक जगह है, कानपुर में भी, हर सरवर भाई देखिए, आप ईमानदारी से एक बात मान रहे हैं कि जुमे के दिन जो लोग नमाज पढ़ने आते हैं उस भीड़ का इस्तेमाल हो रहा है। अगर मुकम्मल कर दूं वाक्य तो मजा आ जाएगा। ठीक है। तो ये लोग उस चिन्हित जगह पर, भाई कलेक्ट्रेट होता, उसके पास धरना स्थल होता, ठीक है, आप जाइए वहां। हाँ। आपकी शिकायत सरकार से है, तो आप अपनी बात कलेक्टर के पास रखेंगे, एकदम सही बात, एकदम सही बात, राज्यपाल के पास रखेंगे, प्रधानमंत्री जी के पास रखेंगे, गृह मंत्री जी के पास रखेंगे। आप जनता के पास कहां जा रहे हैं? और वो भी आप इस अंदाज में, जुमा की नमाज पर आपकी ये पहचान बन जाएगी, आइडेंटिटी, कि जुमा की नमाज में अगर मेरा जो मैंने दूसरा जिसको हम बिरादरी वतन कहते हैं, यानी बड़े भाई जो हिंदू हैं, कहीं ये मैसेज न जाने लग जाए कि जुमा का मतलब खतरा, यानी आज जुमा है तो आप सावधान हो जाओ, ये आज नमाज पढ़ के निकलेगा तो उपद्रव मचाएगा। अगर मेरी ये पहचान बन गई, मेरी बहुत बड़ी बदनसीबी होगी, और जो कि बनती जा रही है। लेकिन आप ये मान रहे हैं कि जुमे के दिन जो भीड़ आती है उसका इस्तेमाल होता है, इसका मतलब पत्थर यहां पर अपने हवा से तो आए नहीं होंगे सर। पत्थर का इंतजाम हुआ, पेट्रोल बम का इंतजाम हुआ। अब मुझे 1 मिनट, मैं अवनीजेश जी के पास जाऊं उससे पहले मुझे एक चीज बताइए, ये इस्तेमाल किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, वजह क्या? छोटे में बताइए। मैं बिल्कुल छोटे में आपको बता दूं कि ये सस्ती लोकप्रियता की चाहत रखने वाले लोग
चंदे पर जिनकी नजर है, जो लोग जबरदस्ती धर्म का अरे पर जो नमाज पढ़ने गया है वो क्यों उसमें शामिल होता है? सादा मुसलमान, सीधा साधा मुसलमान पत्थर उठा लेता है। हाँ, अब तकरीर आप करेंगे जब, हाँ, उनको आप मैसेज देंगे, हाँ, तो वो मैसेज पर तो रिएक्शन होगा ही। अब सबसे 2-3 सवाल आपने कहा प्रशासन से सवाल होना चाहिए, प्रशासन से तो मुकम्मल सवाल होना चाहिए कानपुर में, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री वहां मौजूद है, महामहिम राष्ट्रपति मौजूद है, मुख्यमंत्री मौजूद है, राज्यपाल मौजूद है, और पहले से कॉल दिया हुआ पोस्टर चिपका हुआ है, और उसके बाद अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो प्रशासन पे तो लाजमी सवाल है। हाँ। लेकिन सवाल उन लोगों से, मैं प्रशासन से मैं नहीं करूंगा, आप लोग करेंगे। मैं तो मुस्लिम भाइयों से कहता हूं कि जुमा के दिन का गलत इस्तेमाल बंद कीजिए, वरना इससे हमारी आपकी बदनामी हो रही है, देश की बदनामी हो रही है। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं कि कम से कम जुमे के दिन की नमाज का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये देश के लिए खतरा है। 1 मिनट आ रहा हूं रिजवान भाई। अवनीजेश जी, अगर ये हो रहा है वाकई, और जो दिख रहा है और खुद लोग मान रहे हैं कि जुमे के दिन आप लोगों के दिमाग में भीड़ इकट्ठा हो गई, वो कह रहे हैं सैटरडे संडे कर लो, अगर इतना तुम्हारे लिए भीड़ खड़ी होती है, और अगर करना प्रदर्शन करो जंतर मंतर पर, लेकिन तुम भीड़ जुटाते हो, पत्थर जुटाते हो, पेट्रोल पंप जुटाते हो, तो इसका मकसद क्या है और ये क्या सोच समझ कर हो रहा है देश में आग लगाने के लिए? सुशांत जी, बड़ी साफ सी बात है। आप एक बात देख लीजिए कि लगातार पिछले अगर 2-3 महीनों की अगर आप घटनाएं देखेंगे, खास तौर से मैं विशेष रूप से कह रहा हूं, इससे पहले की घटनाएं भी हैं, और मैं बता सकता हूं डेनमार्क के कार्टून के बाद जो हुआ वो कितना खतरनाक था किसी भी देश के लिए, किसी भी संप्रभुता संपन्न देश के लिए। लेकिन अगर आप देखिए कि गुलाम सरवर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि आपको किसी भी बात से सहमति है, विरोध प्रदर्शन करना है, आपको उसके खिलाफ अपनी ताकत भी दिखानी है, तो उसके लिए नियत जगह है, और उसके लिए पत्थर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप जाकर के विरोध कर सकते हैं स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन से लेकर के शीर्ष स्थान तक बैठे हुए, और सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हैं, आप पीआईएल डाल सकते हैं, आप किसी भी विषय पर अपनी जो राय है उसको रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का सहारा ले सकते हैं। लेकिन ये जो लगातार चल रहा है, इसमें बड़ी साफ सी बात है। गुलाम सरवर साहब ने कहा कि सस्ती लोकप्रियता, सिर्फ सस्ती लोकप्रियता का सवाल नहीं है गुलाम सरवर साहब। मैं इसमें बड़े स्पष्ट रूप से कहता हूं कि इसमें कुछ देश के भीतर की और देश के बाहर की शक्तियां लगातार सक्रिय हैं। भारत की आर्थिक स्थिति जिस तरीके से आप अड़ोसी पड़ोसी देशों को देख लीजिए, उसकी तुलना में कितनी बेहतर हुई है वो देख लीजिए। लोग कितना भी कहते रहें या विपक्षी दल कहते रहें, मुझे लगता है कि विपक्षी दलों का मसला सिर्फ विपक्ष विरोध नहीं करना नहीं है। अगर कोई अच्छी चीज हुई है तो देश के लिए अच्छी हुई है, तो उसके लिए वो सामने आकर के कहें कि हाँ ये बात अच्छी हुई है। तो लेकिन ये अच्छी आप इसमें विपक्ष का भी हाथ देखते हैं? नहीं, आप ये बताइए कि विपक्ष के नेताओं ने अभी, अगर आप देखें कि पूरे देश में केरोसिन फैला हुआ है और एक चिंगारी की जरूरत है, इसका क्या मतलब है आप बताइए। नहीं तो वो केरोसिन फैला हुआ है या फैलाया जा रहा है? मैं कह रहा हूं कि केरोसिन पूरे देश में फैला हुआ है और एक चिंगारी की जरूरत है, इसका क्या मतलब है बताइए आप मुझे। इसका यही मतलब है ना, एक नहीं, आप बार बार देखेंगे। वैसे साहब के बयान देख लीजिए, आप लगातार देखिए कि ये कौन लोग हैं, क्या विदेशों से, और अभी तो आप बताया कि पीएफआई है, सीएफआई है, एसडीपीआई है, इनके विदेशी लोगों से चंदे। पश्चिम के अगर आप पूरा मीडिया देखें, एक मीडिया, किसी ने भारतवर्ष में, मुझे लगता है कि किसी मीडिया ने भी इस बात का विरोध नहीं किया कि एक अखबार कहता है कि मुझे वो चाहिए रिपोर्टर जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिख सकते हो। मुझे लगता है ये पूरे विश्व में शायद एकमात्र ऐसा एडवर्टीजमेंट निकला होगा, और उस मीडिया के दम पर, उस मीडिया में अगर कोई गलत खबर आती है भारत के बारे में, तो उसको हम सबूत मान करके यहां पेश करते हैं तमाम लोग आकर के। ठीक है डॉक्टर रिजवान अहमद, अगर ये सब सोच समझकर प्लान्ड तरीके से हो रहा है जी, क्या ये देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ भारत बढ़ रहा है? क्या ये सब नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो रहा है और एक प्रयोग के तौर पर कुछ छोटी छोटी जगहों पर हो रहा है और फिर शायद बड़ा होगा, या ये दिखाने के लिए है कि अगर हमारे बारे में कुछ भी बोलोगे तो इस तरीके की चीजें होंगी, एक डर पैदा करने के लिए? देखिए, एहतिजाज का, प्रोटेस्ट का हक सबको है। जो साहब बैठे हैं, मैं उनका नाम मिस कर रहा हूं, हाफिज गुलाम सरवर, बड़ी अच्छी बात बोली उन्होंने, बड़ी खूबसूरत बात बोली। हाफिज गुलाम सरवर भाई बहुत अच्छी बात बोली। आपने उनको थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन किया भीड़ पे। देखिए, प्रोटेस्ट के लिए मैंने भी किए हैं किसान आंदोलन, और कौन कौन से यहां पर पटरी दुकानदार। एक आपको भीड़ चाहिए होती है, एक भावनाएं चाहिए होती हैं।
तो जुमे के दिन मुस्लिम लीडर को बाई चांस ये दोनों मिल जाती हैं फ्री फंड में, फ्री में। भीड़ तो आई गई और मस्जिद के अंदर जो तकरीर करी कि इस्लाम खतरे में है, उससे भावनाएं भड़क गई। पत्थर पहले से इंतजाम करके रख रखा है। अब जो सरवर भाई ने बात बोली, आगे बढ़ाता हूं और नाम लेके बोलूंगा। नुपुर शर्मा जी ने जो बोला, गलत तरीके से बोला, वो हुआ एक दिन, मान लीजिए डेट 1 तारीख। प्रोवोकेशन क्या होता है एज अ लॉयर? आज आपने कोई बात टीवी पर बोली, मुझे बुरी लगी एज अ वर्क, ज्यादा से ज्यादा कल मैं अपनी सड़क पर निकल आऊंगा। चलिए मैं मान लेता हूं, मैं डेजिग्नेटेड प्लेस पर नहीं जाऊंगा, मैं जंतर मंतर नहीं जाऊंगा, चलिए इतना कंसेशन हमने दे दिया। हम 10, 20, 50, 100, 200 लोग चलिए सड़क जाम करके बैठ गए। अरे पत्थर कहां से आ गए? आपने जब आपका जब दिल दुखा तो आपने 12 घंटे बाद रिटेलिएट नहीं किया, आपने इंतजार किया जुमे का। 4-5 दिन डेट्स देखिए, डेट्स आपने इंतजार किया। क्यों? क्योंकि आपको भीड़ चाहिए थी, आपको भावनाएं चाहिए थी। और सरवर भाई, ये होता नहीं जा रहा है, ये हो गया है। जुमा वो दिन था जिस दिन मुसलमान को सबसे गंभीर, सबसे संजीदा होना चाहिए था कि शासन प्रशासन कहता अरे यार आज तो जुमा है, आज ये लोग कुछ नहीं करते। ना 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 ना, बाकी दिन भले ये बवाल कर दें, लेकिन जुमे के दिन ये लोग कुछ नहीं करते यार, नमाज पढ़ते, इनकी इबादत का दिन है। अरे जुमे को बवाल का दिन बना दिया, हाथों में पत्थर रख के तुम नमाज पढ़ते हो, तुम्हारी नमाज मकरू है। तुमने जुमे को मकरू कर रखा है देश में और दुनिया में। जहां देखो बवाल जुमे के दिन करते हो। तुम्हारी नमाजें कबूल कैसे होती हैं जब तुमको यह पता होता है कि जुमे की नमाज के बाद तुमको पत्थर चलाने हैं? शर्म आनी चाहिए, ऐसे मुसलमानों को डूब मरना चाहिए। मैं एक चीज कह रहा हूं रिजवान भाई, आपको याद होगा, आप उस दिन मेरे साथ डिबेट में थे। एक भाई साहब थे और उन्होंने शिवलिंग को लेकर कुछ अपशब्द कहे थे और मैंने उन्हें डिबेट से बाहर कर दिया था। और उस आदमी पर अभी तक कोई एफआईआर भी नहीं हुई है, ना उसको लेकर पत्थर चले हैं, ना उस आदमी के खिलाफ कोई हिंसा हुई है और होनी भी नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर बुरा भी लगा एफआईआर कीजिए, कार्रवाई करवाने की बात कीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि दूसरी तरफ हाल के दिनों में शिवलिंग का इतना मजाक उड़ा है, इतना मजाक उड़ा है, कहीं कोई पत्थर नहीं देखा मैंने, कहीं कोई भीड़ नहीं देखी, कोई पेट्रोल बम नहीं चला। ये एक ही तरफ क्यों हो जाता है और इसकी वजह क्या है, जिस पर अभी आप नहीं आए, जो मैं पूछ रहा था। ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक प्लानिंग चल रही है, देश के खिलाफ प्लानिंग चल रही है, या अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कि हमको कुछ बोलना नहीं तो ये होगा? सुशांत भाई, अब मुझसे पूछ रहे हैं ना? हाँ, आपसे पूछ रहा हूं। मेरे हिसाब से सुशांत भाई, बाकी जो भाई बैठे हैं वो इस पर रोशनी डालें, मुझे वो संजीदा लगे, अपनी बात से गंभीर इंसान लगे। ये एक एहसास चिढ़ है, ये एक एहसास हार है जो 2014 से पॉलिटिकली मुसलमान हारता जा रहा है। और अब मुसलमान को यह लग रहा है कि अगर मैं चुप रहा तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो यार लड़ो, हर बात पे लड़ो, बवाल करो। अब बवाल, लड़ाई, और जैसा मैंने कहा वो हाथ में पत्थर को ही अपनी पहचान बना लो। पहले मुसलमान की पहचान बनी, मान लो हिजाब बना, सर पे टोपी बनी, अच्छी बात है, हिजाब भी अच्छी बात है, टोपी भी अच्छी बात है। लेकिन अब मुसलमान अपने को हारा हुआ महसूस कर रहा है, वो खिसियाया हुआ महसूस कर रहा है, उसे अब पत्थर उठाने का बहाना चाहिए। ये ऑपोजिशन का रोल नहीं है, मैं एग्री नहीं करता। हो सकता है इस बात पर ऑपोजिशन मजे लेता हो सकता है इस चीज को हवा देता हो सकता है चिंगारी को हवा देता हो, लेकिन ये आग मुसलमान के अंदर लगी हुई है और हमारे लीडरों के अंदर लगी हुई है कि हमारा तुष्टीकरण इस देश में खत्म हो गया, रोजे इफ्तार बड़े बड़े खत्म हो गए, हमें घास नहीं डाली जा रही, हमें पूछा नहीं जा रहा। ये उस एहसास का रिएक्शन है मेरे हिसाब से। ठीक है सरवर साहब,
बहरहाल रिजवान साहब बड़े स्कॉलर हैं, इनका अपना एनालाइज ठीक है जो भी कह रहे हैं। मैं इनको बता दूं कि 2014 से के बाद ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को लग रहा लगातार हारता जा रहा, लेकिन मुसलमान यहाँ लगातार 1947 के बाद से हारता ही जा रहा, चूंकि जो नेतृत्व हमारा है। अब मुफ्ती साहब भी जुड़ गए हैं आपके, पता नहीं उनका अपना क्या नज़रिया है, लेकिन मैं साफ शब्दों में कहता हूं और खूब टीवी चैनल पर नहीं कह रहा हूं, तमाम जगहों पर कहता हूं, खूब विरोध भी झेलता हूं। मुस्लिम नेतृत्व जो जिसके हाथ में आया शुरू के दिनों में, वो उसकी एक छोटी सी बानगी तो इस बार मिल गई। 1919 में जमीयत उलमा हिंद बनी थी, देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन आज़ाद भारत में जबकि जमीयत कांग्रेस का एक पार्टनर समझिए माना जाता था, यानी बगैर जमीयत के मशवरे के कांग्रेस की सरकार में कोई मुस्लिम से जुड़े हुए बड़े फैसले नहीं लिए जाते थे। उस जमीयत के सदर को फूट फूट कर अगर रोना पड़ रहा है तो यही काफी है समझने के लिए कि इन लोगों ने क्या किया। 2014 से पहले ही मुसलमान हार चुका था पूरी तरह से, इकोनॉमिकल भी, पॉलिटिकल भी, सोशल भी, एजुकेशनल भी, किसी प्लेटफॉर्म पर मुसलमान कहीं खड़ा नहीं दिख रहा है। बस एक ही चीज था, इसको खुली छूट दे दो कुछ खाने की, अब नाम मैं नहीं लूंगा, जो अभी पश्चिम बंगाल में मुसलमान मस्त है, खाओ, खुली छूट, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, दुकान खोल लो, सब कुछ अंदर बनेगा वो बाहर दिखेगा। मुसलमानों ने जो ड्रामा किया इस मुल्क में और जो मुस्लिम नेतृत्व ने आंख बंद करके जिस चीज को देखा है, जिसका नतीजा आज ये है। आप चिढ़ाते हैं किसी को, इस्लाम चिढ़ाने का मजहब है। जब किसी को किसी चीज से चिढ़ है तो हमारा कर्तव्य बनता है, इस्लामिक कर्तव्य, कि हम समझ जाएं कि हमारे बड़े भाई को इन चीजों से नफरत है तो हमें बचाना चाहिए था। अफसोस कि कांग्रेस की सरकार और सो-कॉल्ड तमाम सेकुलर सरकारों की बात कर रहा हूं, तमाम सरकारों में इसकी छूट दी गई, मुसलमान बेलगाम होता गया, मुसलमानों ने मदरसे का बिजनेस शुरू कर दिया। क्रिश्चियनिटी भी तो इस देश में है साहब, भारत में, उसने अस्पताल खोला, उसने स्कूल खोला, उसने चर्च के साथ सब कुछ खोला। मुसलमान सिर्फ मदरसा मदरसा और सबको रसीद पकड़वा के इन तमाम हमारे लीडरों ने सड़क पर छोड़ दिया। इनको एबीसीडी का ज्ञान अब हुआ है 2014 के बाद। लोगों को बात बुरी लगे तो लगे, लेकिन हकीकत यही है कि पिछली सरकारों में जो अपीजमेंट आप कह रहे थे वो अपीजमेंट खुला हुआ। लेकिन एक बात है जिस पर चर्चा नहीं हो रही है, वो भी होनी चाहिए। अब की सरकार में कुछ दिनों से अब मुस्लिम अपीजमेंट तो पिछले तमाम सरकारों में हो ही गया है, अब हिंदू अपीजमेंट शुरू हुआ है, क्योंकि वो टोली भी सड़क पर अब दिखने लगी है उसी अंदाज में बेलगाम होकर। जैसे साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले सरवर साहब मुझे एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं मुसलमान तो बहुत पहले हार गया 2014 के, और उसको ये जो एक तरीके से नजरिए से इन्होंने कहा, वही नजरिया हार गया मतलब वो तो कुश्ती में नहीं वही कह रहा हूं, मुख्य धारा से कट गया। और आप कह रहे हैं उसको एक अपीजमेंट का नशा, जिसको कहते हैं ना नशा, लगा दिया गया। उसने वो नशा किया क्यों? अगर वो नशा उस 47 से लेकर और 2014 तक ही मान लूं, बाकी हिंदू को वो नशे की लत नहीं लगी, अगर सिखों को नहीं लगी, ईसाइयों को नहीं लगी, आप खुद कह रहे हैं, तो मुसलमान को उस नशे की लत क्यों लगी? उसने क्यों मना नहीं किया अच्छा कि दूसरे लोग नहीं ले रहे हैं, मुझे ये पुड़िया मत दो, ये ले जाओ, ये उसने क्यों नहीं किया? सुशांत जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया और ऐसे खैर आप करते भी हैं। मैं बताऊं, अब मुफ्ती ज़ियाई साहब जुड़े हैं, वो पता नहीं हमको डांटेंगे भी अभी। मौलाना मैं सबकी कदर करता हूं, आलिम तो आलिम ही होते हैं। मस्जिदों का इस्तेमाल वेलफेयर के लिए होना चाहिए था, जुमा के दिन तकरीर सोशल अवेयरनेस के लिए होनी चाहिए थी। मुसलमानों को आपने नाप तौल तो बताया नहीं। आज वो गुण, वो खूबी दूसरे में गया। वो कहां है? मारवाड़ राजस्थान या गुजरात के बीच में है, पूरे भारत में मारवाड़ी फैल गए और लोग उनके यहां सौदा लेने लगे। मुसलमान नाप तौल पर खरा नहीं उतर पाया, इसलिए कि हमने मस्जिद में वो तकरीर नहीं की। जुमा के बाद अगर भंडारा, जिसको हम खानका में आप जानते हैं, वो उसको भंडारे को पता नहीं, कभी कभी वो शब्द मुंह से निकल जाता है, अगर वो माहौल शुरू होता कि भाई नमाज के बाद चलो मस्जिद के पास जो है लंगर लगेगा, तो तमाम भाई आते। आज भंडारा में तमाम लोग जाते हैं ना भूखे प्यासे। आप इस गर्मी में शरबत अब बांट रहे हैं लोग, मैं ये नहीं कर रहा हूं, नहीं, लेकिन ये उलमा हजरात ने मस्जिद के मेहराब से ये बातें नहीं कहीं, मुसलमानों को अवेयर करने का काम नहीं किया, मुसलमानों को संकुचित विचार में समेट कर रखने का प्रयास किया गया। मुसलमान इनोसेंट है, मुसलमान यहां बिल्कुल, मैं कह रहा हूं खुलेआम, आप चाहे जिस नजरिए से आप उनकी वो कर लें, लेकिन मुसलमान इनोसेंट है। जो नेतृत्व हमारा था, मजहबी रहनुमा जो हमारे थे, उन्होंने हमें गलत मार्ग पर बहुत लंबा चला दिया, जहां से लौटने में अभी सदियों लगेंगे।
ठीक, सदियों लगेंगे। और मुस्लिम नेतृत्व ने, नेताओं का तो देखिए काम है, नेता तो वो टॉफी लेके घूम रहे हैं, जिसको हमारे यहां बिहार में लेमन चूस बोलते थे, कि वो लेके घूम रहे हैं, वो चुसवाते रहेंगे आपको लेमन चूस देके कि तुम चूसते रहो। उनका तो बिजनेस चल रहा है, नेता किसी भी पार्टी का हो। ये जो आपके लोग थे जिनको आप अपना मानते हो, उनको कम से कम रास्ता दिखाना था। अब निजेश जी, रिजवान भाई आ रहा हूं, एक बार जियाई साहब जुड़ गए। जियाई साहब, हम कानपुर हिंसा की बात कर रहे हैं और बात निकलते निकलते दूर तक चली गई है कि ये जो पैटर्न बन रहा है कि जुमे की नमाज में जो भीड़ आती है उसका इस्तेमाल हो जाए, तकरीर का इस्तेमाल हो जाए ऐसी भावनाओं को भड़काने के लिए कि पत्थर चले, पेट्रोल बम चले, ये हर जगह पैटर्न एक जैसा क्यों दिख रहा है जियाई साहब? सुशांत जी, दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही निंदनीय है। जिंदगी के असलूब जिस मस्जिद और दरगाहों और खानकाहों से लोगों को दिए गए, आज उस मस्जिद के बाहर, खानकाहों के बाहर इस किस्म की जो पत्थरबाजियां, एक किस्म की एक दूसरे के समुदाय के तय नफरतें, ये इन चीजों को खत्म करने की हर मुमकिन सरकार तो कोशिश कर रही है, लेकिन हमें रिफॉर्म करने की इसमें जरूरत है। हमें अपने ऊपर गौर करना पड़ेगा कि हमारे दामन में कितने छेद हैं, उन छेद को किस तरीके से सिलाई की जाए और उसको किस तरीके से पाटा जाए कि उस कमियों को दूर कैसे किया जाए। ये देखिए, मुल्क जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो हम सबका योगदान इसमें होना चाहिए कि हम अपने मुल्क को आगे लेकर जाएं और उसको आगे ले जाने में हम अपना पूरा योगदान दें। लेकिन जिस तरीके की बदतमीजियां, जिस तरीके के जो हरकतें, जिस तरीके की पत्थरबाजियां या जिस तरीके के उकसाने में आना, ये कहीं न कहीं हमारे लोगों के एजुकेशन सिस्टम के गिरने और गिरे होने की अलामत है। और साथ ही साथ वो लोग जो भाषण दे रहे हैं या तकरीरें कर रहे हैं या जुमा के मस्जिदों से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके उन बच्चों को अगर सुधार नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने की जरूरत है। सर, मुझे ये बताइए, आपने एजुकेशन सिस्टम की बात की, जब भी मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की बात होती है, एक बड़ा वर्ग खड़ा हो जाता है कि आप हमारी चीज़ों में दखल दे रहे हैं, आप हमारे जो धार्मिक पढ़ाने की और लिखाने की चीज़ें हैं आप उसमें दखल देना चाहते हैं। वहां भी वही नैरेटिव कि मुसलमान को दबाया जा रहा है। वो मॉडर्नाइजेशन सोचिए अगर पहले हो गया होता तो आज जो आप कह रहे हैं कि ये पढ़े लिखे लोग नहीं है इसलिए इनका ब्रेन वॉश हो जा रहा है, वो हुआ होता ना सर, वो रुक गया होता ना सर। नहीं, इसमें मदरसा और स्कूल की बात सुशांत जी नहीं है। वहां पर जो बच्चे बाहर पत्थर चला रहे हैं या जो भी हिंसा कर रहे हैं, वो मदरसे के स्टूडेंट हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो मदरसे के तालिबे इल्म उनमें से किसी को देख के लग तो नहीं रहा सर कि अंग्रेजी मीडियम स्कूल में जाने वाला है, देख के तो नहीं लग रहा, हो सकता है जाता हो। जुमा के दिन के लिबास, नहीं सुशांत भाई, जुमा के दिन के लिबास को आप मदरसे से ना जोड़िए। ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। चलिए, हो सकता है मेरा असेसमेंट गलत हो, मैंने स्वीकार कर लिया। तो ऐसे सूरत हाल में देखिए, कमियां हैं, वो कमियां हैं, चाहे वो स्कूल से पढ़े बच्चे हों, मदरसे से पढ़े बच्चे हों, या हमारे जो सोसाइटीज के अंदर में जो कमियां हैं, उस कमियों को अगर उजागर करके अपने बच्चों को संभाल लें, उसको सीधी राह। सर, मैं आ रहा हूं, आपका ऑडियो ठीक नहीं है, मैं रिजवान भाई आपके पास भी आ रहा हूं। अब निजेश जी, मुझे ये बताइए, कमियां हैं और हम टेलीविजन डिबेट पर बैठकर कमियों की बात भी कर लेते हैं। 47 से लेकर आज 2022 हो गया, इन कमियों को कम करने के लिए क्या कोई कोशिश दिखी है? अभी भी मैं 2014 से 2022 देख रहा हूं, हर बार जब आप इन कमियों की बात करते हैं तो आपको एंटी मुस्लिम बता दिया जाता है। जब आप इन कमियों को सामने लाकर चर्चा, और सरवर साहब सही कह रहे हैं भाई, किस आदमी को अच्छा नहीं लगता कि मैं मान लीजिए बतौर एंकर कह रहा हूं कि ये चीज मुसलमान गलत कर रहे हैं, और इस देश में पत्रकारों का एक वर्ग बैठा है जो उनकी हर गलती को ढांक देगा। कोई जो है वो चाकू लेके हमला करेगा तो कहेगा IIT ग्रेजुएट है, उसका नाम नहीं लिखेगा, तो उसको तो वही पसंद आएगा। हमारे जैसे लोग वो भाई है जो मना करेंगे कि सिगरेट मत पियो, दारू मत पियो, पढ़ाई करो नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो लोग वो भाई जो कहते हैं तू सिगरेट क्यों नहीं पिएगा भाई, तेरा जीवन है, तू दारू क्यों नहीं पिएगा, तेरा जीवन है, तू पढ़ाई क्यों करेगा, तेरे मस्ती करने के दिन है, तो वो वाला भाई पसंद आएगा कि ये वाला भाई पसंद आएगा? सुशांत, हाँ, आज इस बहस में रिजवान भाई बैठे हैं, गुलाम सरवर साहब बैठे हैं, मुफ्ती जियाई बैठे हैं, तीनों की भाषा भाव लगभग एक है। जो लोग ये कहते हैं ना कि तमाम मुस्लिम वर्ग ऐसा है, आज वो देख लें कि वास्तव में वो तमाम आम मुसलमान ऐसा नहीं है। जिन लोगों को मुसलमानों का एक मुश्त वोट चाहिए, वो डरा करके कि अरे तुम ख़त्म हो जाओगे, तुम्हें बाहर भेज दिया जाएगा, तुम्हारी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारे इस देश में ये हो जाएगा। सवाल उन लोगों का है,
अगर उस पर चोट करेंगे, आज इन लोगों के पास अगर नेतृत्व होता, मुस्लिम नेतृत्व होता, तो आज क्या यह हालत होती? न मुसलमानों की होती, न देश की होती। मुसलमान भी एक प्रगतिशील समुदाय के संप्रदाय के रूप में आगे बढ़ते। और गुलाम सरवर साहब ने कहा कि हर चीज का विरोध हो सकता है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बात का विरोध हो सकता है। हो सकता है। लेकिन विरोध के लिए पत्थर पहले कहां से आते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। पहले से पत्थर कहां से आते हैं? प्रोवोकेशन बाद में हुआ, पत्थर पहले इकट्ठे हो गए। रामनवमी के जुलूस में कहा गया कि जय श्री राम का नारा मस्जिद के आगे लगा, ये प्रोवोकेशन है। अगर ये प्रोवोकेशन है तो पत्थर पहले क्यों इकट्ठे किए गए थे? क्या मालूम था? इसलिए ये सारे बहाने नहीं चलने वाले। आपने एक बात कही और मुफ्ती जियाई साहब ने कही, गुलाम सरवर साहब ने बहुत बढ़िया बात कही। बात यह है कि 1947 के बाद से लगातार मुसलमानों को इस रूप में रखा गया ताकि वो एक सिर्फ इस्तेमाल हो सकें। मुसलमान, आपने कहा कि वो मदरसे और उसका सवाल नहीं है। सवाल ये है कि उनके भीतर वो सिर्फ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए आप, कोई इस बात के लिए राजी नहीं है कि एक समुदाय जो है लगातार पीछे शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से पीछे क्यों होता गया? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ उसको यह कहा गया कि आप अब इस देश में एक माइनॉरिटी रह गए हो, अगर आप इकट्ठे नहीं रहे तो आपको मार दिया जाएगा। ये भाव 2014 के बाद और ज्यादा बड़ा करके दिखाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा। एक बात गुलाम सरवर साहब से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। आपने कहा कि 2014 के पश्चात जो है हिंदुओं के अपीजमेंट हो रहा है। बात ये नहीं, सरवर साहब लगातार 2014 से पहले हिंदुओं की कोई सुनता नहीं था। अब अगर बराबर रूप में रखा जा रहा है कि कोई माइनॉरिटी नहीं, कोई मेजॉरिटी नहीं, दोनों संप्रदायों की इस देश में बराबर सुनी जाएगी, तो ऐसा लगता है कि अब उनका अपीजमेंट हो रहा है। सिर्फ इतनी सी बात है, कहीं कोई किसी तरीके का एक्स्ट्रा उनको प्रिविलेज नहीं दिया जा रहा, बल्कि लगातार अगर आप आंकड़ों में देखें, आप नौकरियों में देखें, आप आर्थिक क्षेत्र में देखें, लगातार वो माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी का अगर आप 2014 से लेकर आज तक देखेंगे तो उसमें नहीं, मैं तो गुणात्मक परिवर्तन देता हुआ हूं सर जी। अभी एक स्टेट में यह कहा गया कि प्राइवेट स्कूलों में या सरकारी स्कूलों में भी, स्कूलों के लिए कहा गया कि वो इससे इस वक्त की फीस नहीं लेंगे। और आपको पता है उसमें माइनॉरिटी शब्द लिखा है कि माइनॉरिटीज के जो बच्चे हैं उनसे आप नहीं लेंगे। और फिर आप कहते हैं कि इस देश में अपीजमेंट नहीं हो। क्यों? मैं कह रहा हूं आप गरीब लिखते हैं, हिंदू गरीब नहीं है। हिंदू क्या सोना लाद लाद के चल रहा है, उसका बच्चा गरीब नहीं हो सकता। बिल्कुल, यही तो बात है। ये कौन सी आप सर्कुलर निकाल रहे हैं? आप एक राज्य देख लीजिए, वहां सर्कुलर निकल रहा है कि आप ईद में गिफ्ट देंगे। क्यों गिफ्ट देंगे भाई? राजस्थान में मैं इसलिए मेहनत करके कमा रहा हूं और टैक्स भर रहा हूं कि सरकारें गिफ्ट देंगी। किस बात का गिफ्ट देंगी? और वो भी एक पर्टिकुलर आप कह रहे हैं कि त्योहार में देंगी, दूसरे में नहीं देंगी, और दूसरे तीसरे क्या किसी में मत दीजिए। रिजवान साहब, मुझे एक बात बताइए, ये बात समझना, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ जाने के बावजूद भी, चलिए हो सकता है बहुत सारे मुसलमानों ने ना पढ़ी हो, मस्जिदों में तकरीर में पढ़ा देते, बता देते कि देखो हमारा इस्तेमाल हुआ है और हमारी ये हालत है कि हम अभी तक यहीं फंसे पड़े हैं। ये समझ पाना कि हमारा इस्तेमाल हुआ है और आज भी हमारे हाथ में पत्थर देने वाला हमारा इस्तेमाल कर रहा है। कश्मीर में जिन्होंने पत्थर दिया उनके बच्चे विदेश में पढ़े और गरीब का बच्चा पत्थर चला रहा था, आज वही दिल्ली में और कानपुर में करवा रहे हैं। मॉडल सेम है, वो प्रताड़ित बच्चा और उसका परिवार वही गरीब है, जो थमा रहे हैं वो खुद नहीं चला रहे हैं। ये समझ में आना क्या बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है? इसमें कोई दिक्कत आती है क्या? आती है। मैं बताऊं क्या आती है। सरवर भाई ने एक शब्द इस्तेमाल किया, मैं लिख के बैठ जाता हूं, मुसलमान इनोसेंट है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। आपको एज अ कमेंटेटर, एज अ स्टूडेंट समझा देता हूं। हर वर्ग में सुशांत भाई 3 तरह के लोग होते हैं। एक उसकी क्लर्जी होती है, मुस्लिम में हम उसको मौलाना मान लें। एक उसका पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग होता है और एक आम वर्ग होता है, आम। तो जब सरवर भाई ने बोला इनोसेंट, तो इनका मतलब उस आम वर्ग से था। यस। कभी भी कोई पूरी कम्युनिटी पढ़ी हुई नहीं होती, कुछ मुट्ठी भर लोग पढ़ते हैं और कम्युनिटी को आगे लेके चलते हैं, मुट्ठी भर लोग। एक आप आम मुसलमान से ये उम्मीद करते हैं कि वो अपनी क्लर्जी के खिलाफ लड़ लेगा। लेकिन क्यों नहीं लड़ पाता सुशांत भाई? ये एज अ स्टूडेंट आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम में क्लर्जी मौलानाओं के साथ पढ़ा लिखा मुसलमान भी मिला हुआ है अंदर। तो आप किसी आम मुसलमान से यह उम्मीद ना करिए कि वो मौलाना और बुद्धिजीवी दोनों से लड़ लेगा। लेकिन ये जो पढ़ा लिखा मुसलमान है,
ये पीठ के पीछे मौलानाओं को गाली दे देता है और सुशांत भाई को इंप्रेस कर देता है कि यार मैं तो सेकुलर हूं, लेकिन मौलानाओं ने कौम को बिगाड़ रखा है। हकीकत यह है कि पढ़ा लिखा मुसलमान मौलानाओं से ज्यादा खतरनाक है। हकीकत यह है कि पढ़ा लिखा मुसलमान इस देश की भाईचारे के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है बनिस्बत मौलानाओं के। सारी गाली मौलाना खाते हैं, पर जिम्मेदार पढ़ा लिखा मुसलमान है, पढ़ा लिखा जर्नलिस्ट है, पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी है, पढ़ा लिखा सेलिब्रिटी है, जिसकी तरफ मुसलमान देखता है और उसको लगता है पढ़ा लिखा हमारे देश का पूर्व वाइस प्रेसिडेंट है, जिसकी तरफ मुसलमान देखता है और उसको लगता है देखो ये भी तो वही बात बोल रहा है जो मस्जिद में मौलाना बोल रहा था। तो पढ़ा लिखा मुसलमान ज्यादा हमारी पीठ में छुरा मार रहा है बनिस्बत मौलानाओं के। दूसरी बात, मुसलमान ये क्यों कर रहा है? आपने कहा कोशिश क्यों नहीं हो रही? मेरे पास कोशिश 10 सेकंड दीजिएगा मुझे। क्या पढ़ा लिखा मुसलमान ये क्यों कर रहा है? पढ़ा लिखा मुसलमान ये क्यों कर रहा है? पढ़ा लिखा मुसलमान इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता नहीं कि ये कौम पढ़े, क्योंकि वो चाहता नहीं कि ये कौम आगे जाए। वो चाहता है कि इस कौम में मैं ही समझदार रहूं और मैं ही पढ़ा लिखा रहूं, और ये कौम ऐसे ही गर्द में जाती रहे, इस मारे नहीं कर रहा है। सरवर साहब इत्तेफाक रखते हैं। अच्छा ठीक है, आप 10 सेकंड में सिर्फ दे रहा हूं कि रिजवान साहब ने कहा ना, ये बात सच है। और उसमें आपने कभी किसी आम मुसलमान को देखा कि मैं माइनॉरिटी में हूं, मैं मुसलमान हूं इसलिए मेरे साथ भेदभाव हो रहा है? नहीं होगा। ये कौन करेगा? क्रिकेट का कप्तान करेगा। ये कोई और किसी बड़े पोस्ट पर बैठा हुआ, शीर्षस्थ स्थान पर बैठा हुआ करेगा कि मुझे डर लग रहा है। किसी आम मुसलमान ने नहीं कहा आज तक कि मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे डर लग रहा है इस देश में। ये वो करते हैं जो सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, जिनको कुछ मिल गया वो सिर्फ माइनॉरिटी कार्ड खेल करके उन मुसलमानों के, उन लोगों के दम पर अपनी स्थिति रखना चाहते हैं। ये है वास्तविकता। सरवर साहब, पहली बार इस तरह की चर्चा हो रही है, वरना प्राय तू मैं हो जाया करता था। और बात चली है तो मैं एक बात आज कहना चाहता हूं, और शायद मुझे लगता है सुशांत जी आप अवसर भी दे देंगे कहने का। जरूर सर, लीजिए। 47 साल का रोना तो 1 मिनट में रो भी नहीं सकते हम। पिछले 10 वर्षों से अब मैं पहले अपनी बात करूंगा तो एक मामला खुलेगा, क्लियर होगा। मैं बिहार से लेकर और दिल्ली की धरती तक लगातार रिक्शा चलाने वाले, कूड़ा बीनने वाले, जो कूड़ा चुनते हैं ना, जिनको आप बांग्लादेशी कह रहे हैं, बंगाल के हैं सर, बंगाल के, उसमें बांग्लादेशी, चूंकि कल्चर ऐसा है कि 2-4 आगे एडजस्ट हो जाएंगे तो मैं उसमें अभी पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता हूं। मूल रूप से बंगाल के लोग ज्यादातर कूड़ा बीनते, कचरा बीनते, खत्ता पे जाके रहते, सरकारी जमीनों पर वो झुग्गी डालकर रहते। हम उनके बीच जाकर काम करते हैं, बहुत समझाते बुझाते हैं कि इनका इस्तेमाल मत हो जाओ। आपको मैं बता नहीं सकता कि मेरे साथ इन 10 वर्षों में क्या हो रहा। मैं इतना काम कर रहा हूं। आर्टिकल 341 सच्चर कमेटी का जिक्र आपने कर दिया, रंगनाथ मिश्रा कमीशन का भी जिक्र होना चाहिए। जब रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट तैयार हो रही थी, यही मुसलमान सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर, ठीक है, मैंने तथाकथित मुस्लिम नेतृत्वकर्ता की बात मैं कर रहा हूं, इन लोगों ने सच्चर कमेटी को भी वास्तविकता बताने का अवसर नहीं दिया सर। ये तो हम जैसे संगठन के लोग घुसपैठ करके बताए कि ये है धरती, जरा देख लीजिए साहब, ये खेत में किस तरह से काम कर रहे हैं, ये किस तरह से गोबर उठा रहे हैं, मुस्लिम महिलाएं कैसे क्या कर रही हैं, मुस्लिम बच्चे कैसे कर रहे हैं, खेत में किस तरह से नाक में नेटा लेकर बच्चे मोहल्ले में घूम रहे हैं, बकरी को चरा रहे हैं। ये सारा दृश्य किसी को देखने नहीं दिया जाता था। सिर्फ ऐलान हो गया इस्लाम खतरे में, रामलीला मैदान में आ जाओ या गांधी मैदान में आ जाओ तो 15 लाख, अरे बा मौत पे ताव दे रहे हैं। मौलाना ने आवाज लगाया, 15 लाख मुसलमान आ गया। क्या काम करने आया था 15 लाख? एक एमएलसी बनाने आया था। मीटिंग खत्म हुई, मंच का संचालन करने वाले को एमएलसी बना दिया गया। आपको पता होगा मैं कहां किसके बारे में बोल रहा हूं, बिहार में हुआ था दीन बचाओ रैली। अब दीन बचाएंगे, अल्लाह बचाएंगे, रसूल बचाएंगे, सब काम अब मौलाना ही करेंगे। मैंने खुद को तो बचा नहीं पा रहे हैं। मैं आना यहां चाह रहा हूं कि 10 वर्षों से मैं लगातार काम कर रहा हूं साहब, और छोटे मोटे धरना प्रदर्शन, सरकार से बातचीत। आज 14 से लेकर 22 तक कोई मुस्लिम संगठन का डेलीगेशन की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल इनको जरूरत पड़ी तो मोहन भागवत जी से भी मिलकर आ चुके हैं।
एक जो है गृह मंत्री जी से भी मिल चुके, अकेले मिले हैं, डेलीगेशन ले जाकर मुस्लिम मुद्दों पर मुसलमानों को मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, राष्ट्रवादी कैसे बनाया जाए, पढ़ा लिखा कैसे बनाया जाए, नौकरियों में कैसे समान अवसर दिलवाया जाए, इस मुद्दे पर कभी किसी ने बात नहीं किया। और जब बात करने की कोशिश मैंने की तो मुझे घेरा गया, मेरा स्टिंग ऑपरेशन यहां हुआ, मुझे जेल भेजा गया, मुझे मतलब सोशल मीडिया पर घेरने की कोशिश की गई। और आज जब मैं टीवी चैनल पर आ रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं लास्ट में, पता नहीं फिर कल आप बुलाएं ना बुलाएं, मुझे कहा जाता है तुम पैसे लेकर चैनल पर जाते हो, तुम इस्लाम मतलब दलाल हो। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, आज भी मैं 64 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाकर इस टेम्परेचर में आया हूं। आप पता लगा लेना सुशांत जी, मैं आपकी गाड़ी से नहीं आया हूं और मैं अपनी गाड़ी से चलता हूं। तमाम चैनलों को मैंने कहा गाड़ी मत भेजना, मैं अपनी बाइक से आऊंगा। अब मैं मोटरसाइकिल से आता हूं और ये बैग है हमारे पास जिसमें चंद किताबें हैं और हमारे कुछ जरूरी सामान है जिनको मैं लेकर चलता हूं। तो तमाम मुसलमानों की मीटिंगें दिल्ली में हुई है अभी इस क्या कहते हैं ज्ञानवापी और दूसरे मुद्दों पर। हमें नहीं बुलाया गया, मेरे संगठन को नहीं बुलाया गया, जबकि बाज़ाब्ता संगठनात्मक ढांचा है। लखनऊ में हमारा ऑफिस है। आपको कैसे बुलाएंगे? आप ये सब जाके बोल देंगे तो फिर वो जो बोल रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा। जिस दिन, हाँ बस यही बात मैं कर रहा हूं। तो ये प्लानिंग है इनकी। हाँ। जो दबे कुचलों की बात करेगा, जो डिप्रेस कास्ट की बात करेगा, जो जाहिल मुसलमानों को पढ़ाना चाहेगा, ये उसको कहेंगे बाप रे बाप। ये दीन की तालीम, इन मौलानाओं ने तालीम को अभी परिभाषित नहीं किया। तालीम दीन और दुनिया अलग है। कुरान में कोई हमको बता दे, मैं हालांकि आलिम नहीं हूं, लेकिन मुझे समझा दे कि तालीम दो है तो मैं मान जाऊं। बिल्कुल नहीं। तालीम का मतलब तालीम, हमारे नबी ने कहा इल्म हासिल करने के लिए चीन की भी यात्रा तुमको करनी पड़े, यह हदीस कहा जाता है, तो तुम करो। चीन में कौन दीन था क्या उस समय जब नबी हमारे जिंदा थे? तो इस्लाम यहां भी नहीं आया था, 7वीं सदी के बाद भारत आया, फिर आगे गया होगा चीन की तरफ। तो इसका मतलब यहां मौलानाओं ने बांटा, तुमको पढ़ना है बस इतना ही पढ़ना है कि तुम बिल्कुल दुनिया को ना समझो। प्लेटफॉर्म पर जाओ तो पूछो लोगों से कि ये जो ट्रेन खड़ी है ये कौन सी ट्रेन, यानी बोर्ड लगा नहीं पढ़ेंगे। और रिजर्वेशन का फॉर्म भरना हो तो भाई साहब जरा सा मुझे फॉर्म भर दीजिए। ये इन लोगों ने किया है। साहब, अगर ये समस्याएं हैं, दिख रही हैं, इन समस्याओं के निदान के लिए सरकारों से एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, लेकिन जब सरकार से ज्यादा धर्म गुरुओं की सुन रहा है मुसलमान, उन धर्म गुरुओं ने क्या किया इस समस्या को खत्म करने के लिए? सुशांत जी, ऐसा है कि हर मुमकिन कोशिश ये होती है कि मुल्क के अंदर में अपनी कौम को, अपने लोगों को, अपने बच्चों को वो बातें बताई जाएं जो राह रास्त की हों। धर्म गुरुओं ने अपना काम हम हर मुमकिन कोशिश करके बताया है, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि वो धर्म गुरु आज उस कैटेगरी में खड़े हो गए हैं जहां से ये कहा जा रहा है कि सही कहा जनाब मोहतरम ने, हाफिज साहब ने, कि वो पैसे लेके जाते, न जाने क्या क्या इल्जामात हम सब पर आयद होते हैं। अगर हक की बात कहनी है तो कहीं पर भी जाके कही जा सकती है, इसमें किसी किस्म की घबराने की बात नहीं है। असल मसला ये, हमारे बच्चे इस बात में फंस गए हैं कि दीन के एजुकेशन में जाएं, दुनिया के एजुकेशन में जाएं। वो अपने बाप की नहीं सुनते हैं भाई साहब, वो हमारी कहाँ सुनेंगे। हमने और खुसूसन उलमाओं की जमात ने हर मुमकिन ये कोशिश की है उनको दीन से भी जोड़ा जाए, अखलाकियात उन्हें सिखाया जाए। हमारा फर्ज है कि हम कुरानी आयत उन तक पहुंचा दें, हमारा काम है कि दीन की सूरत हाल उनको समझा दें। लेकिन अगर वो उस पर अमल नहीं करते हैं और गलत करते हैं तो उसमें इल्जामात उलमा या रिजवान भाई छोटे में बताइए फिर इलाज क्या है? ये जो पत्थर थमा दिए जा रहे हैं और वो इधर नहीं उधर होंगे, उधर नहीं उधर होंगे, माहौल तो देश का बिगड़ता है, इसका इलाज क्या है? कम वक्त है, छोटे में बताइए। एकदम शॉर्ट वर्ड में बताना चाहूंगा सुशांत साहब, सबसे बेहतर इलाज ये है सियासत से दूरी अख्तियार करें और ये सियासी जो लोग हैं उसका इस्तेसाल करते हुए इन बच्चों की सियासत से दूरी होना बंद हो जाए। सियासत से दूरी नहीं, इस्तेमाल ना हो। इस्तेमाल तो खुद होना बंद होना चाहिए ना सर। रिजवान भाई छोटे में रिजवान भाई, इसका बदलाव, पहला बदलाव मस्जिद के अंदर जुमे के बाद खुतबा क्या होता है उससे शुरू होगा, जिसको आगे लेकर पढ़ा लिखा मुसलमान अगर चलेगा, जिसको इस दुनिया ने सब कुछ दिया है। बदकिस्मती तो यह है यहां शाह फैजल जैसे मुसलमान हैं, सब कुछ दे दो तब भी गाली देते हैं। जब तक ये दोनों मिल के काम नहीं करेंगे, पढ़ा लिखा मुसलमान और मस्जिद का मौलवी मुफ्ती जो खुतबा करता है, तभी ये बदलाव आएगा। ठीक है, ये बदलाव देखिए लाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे बच्चा आपका ही पत्थर पकड़ता है, नेताओं का नहीं पकड़ता।
उसका जो सर फटता है वो हिंदू मुसलमान के बच्चों का ही फटता है, नेताओं के बच्चों का नहीं फटता। ये हमेशा ध्यान रखिए। वो भुगतेंगे खुद ना, कौन जाएगा? और अभी जब जेल जाएंगे तो आपके बच्चे जाएंगे, किसी नेता का बच्चा नहीं जाए, सोचिएगा जरूर।